हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कौन सी क्लास नंबर इस चैप्टर की आज। इस चैप्टर की क्लास नंबर है सेकंड। लिखिए सेकंड क्लास नंबर सबसे पहले। क्लास नंबर सेकंड। आज की क्लास का टॉपिक क्या था, मुझे याद आ रहा है। मैंने पिछली क्लास में इंटरमीडिएट गुड्स के पास ख़त्म किया था। मुझे समझाने का मन था लेकिन मैंने समझाया नहीं, क्योंकि अगर समझाते तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मैंने आज के लिए छोड़ दिया था उसको। आइए हेडिंग लिखिए इंटरमीडिएट गुड्स। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बारे में बुक से लिखवाएंगे कुछ आपको हम। हेडिंग क्या देना है, इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है सर इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए, छोले भटूरे पसंद है आपको, सही बताओ। पसंद है छोले भटूरे। तुम आगे की बात क्यों करते हो। आगे की बात मत करो, मैं पूछता हूँ पसंद है छोले भटूरे। चलिए पसंद है मान लो, या कुछ और पसंद हो बताओ, वही बताता हूँ। चलो भाई, दिल्ली का अच्छा ब्रेकफास्ट माना जाता है छोले भटूरे। हालांकि बहुत ही अनहेल्दी होता है, लेकिन फिर भी खा खाता हूँ मैं, क्यों नहीं खाया। लेकिन नहीं खाता हूँ। हाँ, संडे संडे में मुखरी में रहता था ना, उसके सामने में छोले भटूरे की दुकान है। हाँ, जो अग्रवाल के बगल में है थोड़ा सा। भटूरे। तो क्या होता था कि हमारा इंस्टीट्यूट सामने है, तो हम वहाँ पे हमेशा फुर्सत में। हाँ, अच्छा होता है, टेस्टी होता है, हम खाते थे। झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। बार बार नहीं खाना चाहिए, संडे संडे कभी बार खा ले तो ठीक है। हाँ, कुछ नहीं करता, ठीक है। आइए अब सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं, छोले भटूरे पे। पसंद है। तो देखो, छोले भटूरे बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगते हैं, कौन कौन से कॉस्ट लगते हैं। देखिए, दो तरह के कॉस्ट लगते हैं। एक कॉस्ट लगता है फैक्टर कॉस्ट। अगर समझ जाओगे तो तुरंत ही आंसर दोगे आप। दूसरा लगता है नॉन फैक्टर कॉस्ट। मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसलिए कि बहुत सारी बातें ना एकदम से सॉर्ट आउट हो जाता है एग्जाम्पल से। फैक्टर कॉस्ट, दूसरा नॉन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट सर कौन कौन से होते हैं, क्या बात करते हो, कितने सालों से कितने महीनों से पढ़ा रहे हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का क्या होता है, रेंट। लेबर क्या होता है, वेजेस। कैपिटल का क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। ये होता है आपका फैक्टर कॉस्ट। किसी भी फैक्टर को आप इस्तेमाल करोगे तो ये कॉस्ट तो आपको चुकाने पड़ेंगे। लेकिन सर नॉन फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आइए बात करते हैं। नॉन फैक्टर कॉस्ट होते हैं रॉ मटेरियल, जिसके ऊपर आप काम करते हैं। जैसे कि छोले भटूरे खाते खाते आपको इतना पसंद आया कि आपने सोचा क्या कि आने वाले वक्त में हम छोले भटूरे की दुकान खोल लेंगे, शॉप खोल लेंगे, वहीं छोले भटूरे बेचेंगे। मान लो, कोई बुरा बिजनेस नहीं, अच्छा बिजनेस है, दिल्ली में काफ़ी चलता है। ठीक है सर। तो फिर क्या करोगे आप क्या करोगे, आप एक जगह लोगे रेंट पे, उसका रेंट पे करोगे, हो गया लैंड का रेंट हो गया। कुछ स्टाफ रखोगे जो छोले भटूरे बनाने में एक्सपर्ट हो, उसका वेज पे करोगे। उसको खोलने के लिए कुछ पैसे लगाओगे अपनी पॉकेट से, कैपिटल लगाओगे, उस पर इंटरेस्ट पे करोगे। और कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट भी बुक करोगे ना, अपनी ध्यान लगाओगे, इतना दिमाग लगाओगे तो यस सर बुक करेंगे। हो गया, सारा काम हो गया। लेकिन सारा काम नहीं हुआ। अब जो लेबर आपके पास है, वो लेबर क्या डिमांड करेगा, भाई साहब ऐसा करो, मैदा ला कर दो, ऑयल ला करके दो, और बहुत सारे मसाले वसाले सब ला कर दो, छोले ला करके दो। तो वो सब ला कर दोगे तभी तो बनाएगा। गैस ला करके दो। तो वो सारे क्या हो गए, वो सारे हो गए नॉन फैक्टर कॉस्ट। जितने भी चीज़ आपने उसमें डाला है सारे क्या हो गए, नॉन फैक्टर कॉस्ट। नॉन फैक्टर कॉस्ट को ही हम क्या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ध्यान देना बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट गुड्स। अब उसमें क्या क्या लगता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो सारे मैदा, आटा, ऑयल, गैस वैस सब मिला के सपोज़ करो
आपने क्या किया कि एग्जाम्पल ले लो ना, 10,000 रुपये लगा दिया सपोज करो, ठीक है, और रेंट आपने पे किया सपोज करो 10,000 रुपया, ये मान लो 50,000 लगाया, चलो बढ़ाता हूँ उसको कुछ, पूरे महीने की बात करता हूँ, ठीक है। वेजेस लगाया आपने कितना, 50,000 रुपया, इंटरेस्ट कितना 10,000 रुपया, 10,000, प्रॉफिट वो भी 10,000 रख लो। तो आपके फैक्टर कॉस्ट कितने हो गए, फैक्टर कॉस्ट हो गए 80,000, और आपके इंटरमीडिएट गुड्स के कॉस्ट कितने हो गए 50,000। क्या आप इन दोनों में से कोई एक ही कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करोगे? पूरे महीने जो आपके पास कस्टमर खाने के लिए आएंगे उससे आप 1,30,000 रिकवर करोगे? नहीं करोगे। इतने प्लेट्स बेचोगे कि 1,30,000 रिकवर हो जाए, ज़्यादा हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए। आपने इंटरमीडिएट गुड्स भी क्या किया, जो आपके पॉकेट से गुड्स लगे वो इंटरमीडिएट गुड्स भी आपने रिकवर किया, किससे, कस्टमर से, ठीक है जी। देखो कितना अच्छा हो गया। तो फैक्टर कॉस्ट हो कि नॉन फैक्टर कॉस्ट हो, नॉन फैक्टर कॉस्ट को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। दोनों कॉस्ट अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन किस पे डाल देता है, किस पे डालता है, कस्टमर पे। अब अगर ये क्या है, ये सब मिला के इसकी कॉस्ट हो गई, इस कॉस्ट में फिर क्या डालो, इस कॉस्ट में ऐड करो इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मान लो 10,000 इनडायरेक्ट टैक्स हो गया सपोज कर लो, तो ये 1,40,000 क्या हो जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। टैक्स मिला करके जो वैल्यू आया मार्केट वैल्यू आया। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ अभी कि छोले भटूरे पे टैक्स है या नहीं है, बहुत सारे एडेबल आइटम्स होते हैं, ब्रेकफास्ट के आइटम्स होते हैं, उसमें जीएसटी नहीं होता है, ये अलग सब्जेक्ट है, हाँ अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और ये हो गया मार्केट वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये बातें हमने इतना क्यों पढ़ाया, एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आपको छोले भटूरे पसंद नहीं है, आपको कोचिंग सेंटर खोलना पसंद है, चलो कोचिंग सेंटर खोल लो। क्या करोगे उसके लिए, कोचिंग सेंटर खोलने के लिए फिर से एक जगह लोगे, उसका रेंट हो गया, स्टाफ लाओगे, वेजेस हो गया, कैपिटल लगाया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन मुझे बताओ कि कोचिंग सेंटर खोलने के लिए आपको कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स लगा, ये बताओ क्या लगा, कुछ नहीं लगा। मैं बहुत नॉर्मल सा चीज़, देखो आप अगर मेरे यहाँ मेरे से पढ़ते हो तो मुझे सर्विस की कॉस्ट देते हो, बदले में मैं आपको क्या देता हूँ, कुछ भी नहीं, बस जो देता हूँ नॉलेज देता हूँ, सॉफ्टवेयर देता हूँ जो आपके दिमाग में घुसता है। सर्विसेज में सर्विस ही होता है सब कुछ। तो जो सर्विस सेक्टर्स होते हैं उसमें नहीं, जो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ये एक सर्विस है, इस सर्विस को तैयार करने में इंटरमीडिएट गुड्स क्या लगा। जैसे मैं छोले भटूरे बेच रहा था तो छोले भटूरे को बेचने के लिए क्या लगा, मैदा लगा, आटा लगा, सब कुछ लगा। लेकिन कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ तो इसके लिए क्या लगा, हालांकि बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, मेरा एफर्ट लग रहा है, मेरा खून लग रहा है, मेरा एनर्जी लग रहा है, लेकिन उसको छोड़ दो, अलग चीज़ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जगह सुनो ना अरे जगह का तो जोड़ दिया यहाँ पे, रेंट, लेबर का जोड़ दिया, वेजेस, जो बेंच लगाया वो कैपिटल से लगाया होगा उसका इंटरेस्ट जोड़ दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर्विसेज में क्या होते हैं ना, नॉन फैक्टर कॉस्ट बहुत कम होते हैं, नेग्लेजिबल होते हैं नॉन फैक्टर कॉस्ट। एक डॉक्टर उसकी नॉन फैक्टर कॉस्ट क्या हो सकता है, कुछ नहीं, वो तो चाय कॉफ़ी पिलाना भी मुश्किल होता है उसके यहाँ, जाके वेट करते रहो। जो डॉक्टर काफ़ी नामी होते हैं उसके यहाँ क्या होता है, घंटों घंटों की लाइन लगती है, कोई आपको कुछ पीने पाने को भी नहीं मिलता, पानी के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ तो ये हो गया आपका। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो वहाँ नॉन फैक्टर कॉस्ट है, सर्विसेज मैन्युफैक्चर करते हैं हो सकता है कुछ हो, लेकिन बहुत नेग्लेजिबल होता है इन कंपैरिजन टू गुड्स। तो मुझे लगता है शायद आप इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में समझ गए। एक मज़ेदार बात और समझना था कि जो भी फाइनल गुड्स आपने तैयार किया, बताओ इस 1,30,000 में इंटरमीडिएट गुड्स एडेड है कि नहीं एडेड, ये बताओ। एडेड है नहीं एडेड, बताओ। इंटरमीडिएट गुड्स इसमें क्या है, एडेड है, मानते हो। तो इसका मतलब जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट, उस आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ऑलरेडी एडेड होता है। आउटपुट में इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी एडेड होता है। मैंने पिछली क्लास में एक एग्जांपल देने की कोशिश करी थी, मैं एक बार फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में टाइम आखिरी आ गया था, ख़त्म होने लगा था, तो मैं इसको ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। आइए बात करता हूँ। एक फार्मर की बात है। फार्मर ने क्या किया है कि 200 रुपये से अपनी खेती स्टार्ट करी है। मैं एक कॉमन सी भाषा में बोल रहा हूँ, खेती।
भाई खेत में आप क्या करोगे, फसल उगाओगे तो इनिशियली क्या डालना पड़ेगा उसमें आपको, सीड्स डालने पड़ेंगे, खाद डालने पड़ेंगे, पानी डालने पड़ेंगे। तो इनिशियली जो आपने उसमें डाला है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, नहीं है बताओ, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। कितने रुपए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन डाला उसने उसमें, 200 रुपये का, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स मैंने लिख रखा है यहाँ पे, फिर से लिखता हूँ यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक फार्मर ने स्टार्ट किया, 200 रुपये का बीज लगाया, सीड्स वहीं सीड्स लगाया, खाद लगाई, यूरिया लगाया, पानी लगाया और उसने अपनी फार्मिंग स्टार्ट करी। जब फसल बन के तैयार हुआ तो आखिरी में उसको 600 रुपये में बेच दिया। तो ये बताइए कि 200 रुपये के जो फैक्टर इनपुट्स ये 600 रुपये था। अल्टीमेटली मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, फार्मर ने उसको कितने में बेचा बताओ, एक एक को समझाता हूँ यहाँ पे। फार्मर ने 600 में बेचा, फार्मर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था बोलो ना, उसका 200 रुपया था। तो इसका मतलब 400 रुपया उसने क्या चार्ज किया, फैक्टर कॉस्ट चार्ज किया, फैक्टर कॉस्ट चार्ज किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी चार्ज किया और फैक्टर कॉस्ट भी चार्ज किया। ठीक है जी, चलिए फार्मर से आगे बढ़ते हैं। फार्मर ने फिर क्या किया, ये जो वैल्यू एडेड है ना, ये वैल्यू एडेड, यही अल्टीमेटली ये क्या है, यही अल्टीमेटली फैक्टर कॉस्ट है। इनडायरेक्टली समझो तो यही अल्टीमेटली किस में बटने वाला है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप में बटने वाला है, ये 400 रुपया। बात समझ रहे हो बच्चों, सही बताओ, यही 400 रुपया अल्टीमेटली लैंड, लेबर, कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप में बटने वाला है। आगे बढ़ो, ये फार्मर ने क्या किया, अल्टीमेटली उस आटा को बेच दिया फ्लोर मिल्स को, कितने का बेच दिया, 600 रुपये का। अब इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो गया, 600 रुपया हो गया। किसके लिए, फ्लोर मिल के लिए। आई एम सॉरी, आटा नहीं बेचा फार्मर ने, फार्मर ने वीट बेचा। फार्मर ने क्या बेचा, वीट बेचा, और वीट इसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। किसके लिए, फ्लोर मिल के लिए। और फ्लोर मिल ने क्या किया, फाइनली उसको 800 में बेच दिया, किसको, बेकर्स को, आटा बना के बेकर्स को बेच दिया। अब एक बार फ्लोर मिल्स की बात करें तो फ्लोर मिल्स ने उसको कितने में बेचा, 800 में। क्या था उसमें, 600 रुपया क्या था बताओ, 600 रुपया था इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर ये समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल मज़े से समझ सकते हैं आप। फिर क्या किया, 200 रुपया क्या है उसका, यही उसका फैक्टर कॉस्ट है, जिसको हम वैल्यू एडेड भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, वैल्यू एडेड। ये यहाँ क्या है, वैल्यू एडेड है, वैल्यू एडेड है। चलिए जी, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग आ गए कहाँ तक, फ्लोर मिल्स तक आ गए। फ्लोर मिल्स ने क्या किया, ये 800 रुपये के आटा को बेच दिया बेकर्स को। बेकर्स को आटा की ज़रूरत पड़ती है तो बेकर्स को दे दिया आटा 800 रुपये का। ये इसके लिए क्या हो गया, ये इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। इसने क्या किया, इसने इसको 1000 का बेचा, किसको, शॉपकीपर को। अब बताइए मैं किसकी बात करता हूँ, बेकर्स की। बेकर्स ने कितने बेचा बच्चे बताओ, 1000 का। बेकर्स ने 1000 में क्या किया, 800 रुपया तो क्या हो गया उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और 200 रुपया क्या हो गया, वैल्यू एडेड। मान गए बच्चे, जल्दी बताओ, ये हो गया वैल्यू एडेड। मज़ा आ गया, सही बताओ, ये हो गया वैल्यू एडेड। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ें, किसके पास चले, अब हम बेकर्स के बाद हम शॉपकीपर के पास चलें। शॉपकीपर ने क्या किया, 1000 रुपये का जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था उसको कितने में बेच दिया उसने, 1200 में। और 200 रुपये क्या हो गया इसका, वैल्यू एडेड। आइए शॉपकीपर का थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। शॉपकीपर ने 1200 में बेचा, क्या हो गया उसका, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड वैल्यू एडेड। कितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, 1000। वैल्यू एडेड कितना है, 200 रुपया। मज़ा आ गया, यस सर। अब देख लीजिए पूरी कहानी आपके सामने में। एक का जो आउटपुट है दूसरे का क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब एक बार जानते हो, अगर मान लो फार्मर्स ने क्या किया होता, ये 600 रुपये का वीट डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच देता, डायरेक्टली कंज्यूमर को, तब बात कुछ और होती। हालांकि मैं ये बात अभी आपका वापस लेता हूँ, मैं अभी ये नहीं बोल सकता, बोलूँगा आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे, छोड़ दो। आपने क्या देखा कि एक बंदे का जो आउटपुट था वो दूसरे बंदे का क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया।
एक बंदे का जो आउटपुट था दूसरे का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, एक बंदे का जो आउटपुट था दूसरे का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, लेकिन जो शॉपकीपर का आउटपुट था वो किसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा? किसी का नहीं। वो अल्टीमेटली किसके पास पहुंच गया? वो फिनिश गुड्स हो गया और वो कंज्यूमर के पास पहुंच गया। अब क्या हो सकता है? दुकान पर से सामान लाते हो आप, घर में लाते हो, किचन में लाते हो, तो खाना ही खाते हो आप, उसका आप क्या करोगे? और आप कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ये क्या हो गया? ये मैन्युफैक्चरिंग के सारे लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब इसमें और कुछ नहीं बचा है। बेकर्स ने ब्रेड बनाया, ब्रेड बनाकर दुकानदार को दिया, दुकानदार ने ब्रेड आपको बेच दिया, मुझे बेच दिया। हम लोग सुबह सुबह ब्रेड में घी लगाएं, कुछ भी लगाएं और खा के गर्म करके खा लें, उसका कुछ नहीं हो सकता उसका। तो ये क्या हो गया? फाइनल कंज्यूमर्स के पास। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन को देखो। एक बार क्या होता है कि एक गुड्स ना डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजरता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से गुजरता है। जब वो ये थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब ये होता है कि इसके बाद उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो ब्रेड की बात है, ब्रेड में कुछ और काम हम नहीं कर सकते हैं, ब्रेड में कुछ और काम हम नहीं कर सकते हैं। आप देखा ना, आपने क्या क्या देखा? फार्मर्स ने वीट बनाया, वीट से फिर क्या बना? फ्लोर बना, फ्लोर से क्या बना? बोलो, फ्लोर से क्या बना था? फ्लोर से नहीं, फार्मर्स ने क्या बनाया? वीट, वीट से फिर फ्लोर बना, फ्लोर से ब्रेड बना। हाँ, ब्रेड बना ना। वीट से फ्लोर बना, फ्लोर से ब्रेड बना, बनाना ब्रेड। हाँ हाँ, तो ये वीट हो गया, वीट से बना आपका फ्लोर, और फ्लोर से क्या बन गया? ब्रेड। ये जो ब्रेड बन गया ना, ये ब्रेड आपका क्या हो गया? इससे अब कुछ नहीं बन सकता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग के सारे थ्रेश होल्ड लिमिट को क्रॉस कर गए, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? हम इसी को बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं फाइनल गुड्स। बात समझ गए? देखो, वीट को हम फाइनल गुड्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि वीट के फॉर्म में कंज्यूम नहीं हो सकता। फ्लोर को भी नहीं कह सकते, लेकिन जब फ्लोर से हमने क्या बनाया? ब्रेड बनाया, तब इस ब्रेड में कोई चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम इसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ सकता है। क्या आ सकता है सर? कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ये वीट है, वीट से हमने क्या बनाया? फ्लोर बनाया, और फ्लोर से हमने क्या बनाया? रोटी बना दिया, चपाती बना दिया। तो अब यहाँ फाइनल गुड्स क्या हो गए? हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा डिफरेंट तो है ना। ब्रेड रोटी में डिफरेंस है, तुम कैसी बात करते हो? बेकिंग अलग चीज़ होता है, रोटी घर में बनता है अलग चीज़ होता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है या कई बात ऐसा समझते हैं लोग कि ब्रेड एंड रोटी सेम होता है, कई जगह इसको कॉमनली सेम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेड मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसको बेकिंग से बनता है, बेक करके ब्रेड, जो सुबह सुबह आप खाते हैं ब्रेड यार, वो अलग चीज़ है। रोटी जो आप बस चक्के बेलना पे बेल के खाते हैं रोटी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या? ये फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन फ्लोर कभी भी फाइनल गुड्स नहीं हो सकता है। पूछो क्यों? कोई भी बंदा फ्लोर को नहीं खा सकता है। क्या आटा, कच्चा आटा को खा सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, गाय खा सकती है, सही बोल रहे हो। अगर गाय को खाने के लिए कच्चा, आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है, जो मेरे दिमाग में नहीं आया आपके दिमाग में आ गया। अगर कोई बंदा मील के पास मिल जाता है और वहाँ से फ्लोर खरीद के लाता है और गाय को कच्चा आटा खिलाता है, तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स है, वो उसके लिए फाइनल गुड्स है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वीट है, उससे आपने फ्लोर बनाया और फ्लोर को डायरेक्टली किसको खिला दिया? गाय को खिला दिया। तो यहाँ पे फ्लोर क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक गुड्स क्या हो सकता है? फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। आज के आज ये बहुत अच्छा क्लास है, इसी क्लास में आज के आज ये बातें वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व हो जानी चाहिए कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। कोई भी गुड्स क्या हो सकता है? फाइनल और इंटरमीडिएट दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल लो, पानी क्या है? फाइनल गुड्स है। लेकिन पानी से आप शरबत बनाओगे तो फिर पानी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। बात समझे मैं क्या कर रहा? पानी आपका क्या है? फाइनल गुड्स है। अगर डायरेक्टली पानी पीते हैं, लो मैं पानी पी के दिखाता हूँ, ये पानी क्या फाइनल गुड्स है। चलो जी, मुझे प्यास लग भी गई थी। क्या हो गया ये? बोलो ना, ये हो गया फाइनल गुड्स। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे मुझे शरबत बनाना है, अगर शरबत बनाना है तो फिर उसके लिए पानी क्या हो जाएगा?
पानी उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, शुगर उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, अगर नींबू डालते हो तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, रसना डालते हो तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। बात समझ गए ना? तो ये कहानी है। अगर किसी चीज़ को आप उसी स्टेज में कंज्यूम करते हैं, मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है वो कंज्यूम करता है, तो वो फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में अभी भी मार्केट में है, प्रोड्यूसर्स के पास है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में वो क्रॉस कर रहा है, अभी वो फाइनल स्टेज तक पहुंचा नहीं है, तो इसका मतलब अभी भी क्या, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ और बात को वहीं ख़त्म करूँगा। आप अगर गाँव से रिलेटेड है तो आप जानते होंगे वहाँ पे ईख बहुत होता है। ईख समझते हो क्या होता है? ईख को बिहार में, मिथिलांचल में, लोकल भाषा में कुशियार भी कहते हैं लोग, ईख भी कहते हैं लोग, गन्न कुशियार कहते हैं, और लोग गन्ना भी कहते हैं। यूपी में लोग गन्ना भी कहते हैं, गन्ना तो सुना होगा, ईख ईख भी सुना होगा, कुशियार भी सुना होगा, गन्ना भी सुना होगा, जिनको जो भाषा आता है सुन लीजिए आप। और आपने शुगर कैन भी सुना होगा, शुगर कैन भी बोलते हैं। अब जानते हैं शुगर कैन को क्या क्या कर सकते हैं आप? कई लोग क्या करते हैं, शुगर कैन के खेत में ही उसको वहीं तोड़ते हैं और छील छील के खा जाते हैं, चबा चबा के रस पी जाते हैं। तो जो ऐसे चबा चबा के वहाँ रस पी गए, उसके लिए शुगर कैन क्या हो गया, उसका स्टिक क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। अगर मान लो जिसका खेत है वो वहीं पे काट के आपको बेच दिया और आप वहीं खा गए, वहीं चूस लिया रस आपने, तो वो क्या हो गया, वो हो गया वहीं आपके लिए फाइनल गुड्स हो गया। क्योंकि आप जो उसको चूस रहे हैं वो फाइनल कंज्यूमर है। लेकिन आप ऐसा नहीं चूसना चाहते तो क्या करेंगे, आप उसको उससे रस निकालेंगे। देखते हैं गर्मी के मौसम में शुगर कैन जूस मिलता है हर जगह, पुदीना डाल के पीने में अच्छा लगता है, कभी कभार मिलता नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो शुगर कैन जूस जो होता है ना, मैं कभी कभार इसलिए बोलता हूँ कि ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, वो नुकसान भी कर सकता है, लेकिन कभी कभार पी सकते हैं। तो हाँ हाँ, तो ये शुगर कैन जूस जो, ये क्या हो गया, जो दुकान पे ठेले लगा के शुगर कैन जूस बेचते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए जूस से बात नहीं बनी, आपको कुछ और करना है, तो क्या करें, उसे शक्कर बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, जागरी जिसको बोलते हैं। और जागरी आपने घर में क्या किया, दही के साथ खा लिया या कहीं भी किसी के साथ मिला के खा लिया, तो वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। चलिए वहाँ बात नहीं बनी, आपने जागरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया उसको, और क्रिस्टलाइज करके और रिफाइन करके उसको शुगर बना दिया, शुगर क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। शुगर से भी बात नहीं बनी, आप शरबत बना दिया, तो शरबत क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। शरबत के केस में शुगर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन शरबत के बाद आप कुछ नहीं बना सकते हैं। बताओ क्या बना सकते हैं? क्या शरबत से तुम नहाओगे? नहीं नहा सकते। शरबत से चाय बनती है, कब कब बनाया बताओ, किसने शरबत से चाय बनाई है? कभी नहीं बनाया। चलो ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आप देखो, मैं आपको मजाकिया लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, मेरा मकसद सिखाने का है। आप उसको अगर ज़्यादा मजाक में ले जाओगे तो आप डिरेल कर जाओगे, इसलिए थोड़ा सा अभी थोड़ा पेशेंस रखो, सुनो मेरी बात को। बात समझ गए? तो कोई भी गुड्स किसी भी स्टेज पे फाइनल गुड्स भी हो सकता है अगर वो कंज्यूमर तक पहुंच गया। आप जानते हैं जो गन्ने का स्टिक होता है, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है बिहार में, और वो क्या होता है, छठ होता है। छठ फेस्टिवल में गन्ने का स्टिक सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है प्रसाद में। तो वो उसके लिए क्या हो गया, जो बंदा वो गन्ने का स्टिक खरीद रहा है मार्केट जाके, सूर्य भगवान, सन, सूर्य भगवान का पूजा होता है उसमें, हाँ सन का, हाँ, तो उनको चढ़ाया जाता है, उनके लिए क्या हो गया, प्रसाद हो गया वो। तो वो मार्केट से खरीदेंगे तो उनके लिए फाइनल गुड्स हो गया। तो कौन सा गुड्स फाइनल है? अल्टीमेटली जो कंज्यूमर एट लार्ज कंज्यूम करता है, उसके पास वो गुड्स पहुंच गया, उसमें और रिफाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन अगर किसी गुड्स में और रिफाइंड हो सकता है, और रिफाइंड हो सकता है, और रिफाइंड हो रहा है, हो सकने वाली बात नहीं है, हो भी रहा है, तो जब तक वो रिफाइनिंग के प्रोसेस में है तब तक वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिए इस उम्मीद से कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और बताता हूँ, शुगर कैन के साथ खास बात क्या है, शुगर कैन जूस जब आप निकालते हैं तो उसके पीछे पीछे मोलाइसिस बचता है, देखा होगा आपने, मोलाइसिस बचता है, जो उसके क्या यार, बॉडी का पार्ट जो बच जाता है उसका पिसा हुआ मोलाइसिस होता है। उस मोलाइसिस को फर्मेंटेशन करके ना इथेनॉल बनता है, जो वाइन होता है वो भी बनता है। तो अब फिर इथेनॉल से कोई मेडिसिन बन सकता है। तो इसी तरह से जब तक आप उसको प्रोसेस में रखे हुए हो तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और जब वो प्रोसेस के बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया है और फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच गया है, तब वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। तो मैंने इंटरमीडिएट गुड्स के इतने सारे एग्जाम्पल दिए, 10-15 मिनट आपके साथ बिताए, आपसे बात किए, और तब जाकर के कन्फर्मली मैंने आपको क्या समझाया, इंटरमीडिएट गुड्स समझाया, और साथ साथ मैंने क्या समझाया, इसी के साथ साथ मैंने आपको फाइनल गुड्स भी समझा दिया। फाइनल गुड्स भी क्या होता है, देखो, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, ये कभी भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। हाँ, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी।
और जो फाइनल गुड्स होता है ऑलवेज इंक्लूडेड इन जीडीपी, इसको जीडीपी में क्या करते हैं हम, ऑलवेज इंक्लूड करते हैं। वेरी गुड, ये सारी बातें आपके सामने अब आ गई है। ठीक है, आइए देखिए, तो वहाँ पिछले एग्जाम्पल में आपने क्या देखा था, पिछले एग्जाम्पल में कि कुल मिलाकर के जो सारा वैल्यू एडेड हुआ है वो कितना हुआ है, वो 1000 का हुआ है। वैल्यू एडेड कितने का, 1000 का है। एक बात और देखो, इसको मैंने प्लस नहीं किया, प्लस करो, ये 600 800 और 1000 और 1200 को प्लस करो, बताओ कितना आता है। 600 800 कितना, 1400, 1400 प्लस 1000, 2400 प्लस 200, 26 प्लस 1000, 3600 होता है। मज़ा आ गया। इसको प्लस करो, कितना होता है, 8 8 16 एंड 1000 कितना हो गया, 2600 रुपये हो गया। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपके सामने अब आ रहा है। क्या आ रहा है, ये 2600 और 3600 का डिफरेंस क्या होता है, बताइए क्या होता है ये। देखो ये आपका हो रहा है 1000, और ये होना ही है। क्यों होना है, क्योंकि ये, इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ कस्टमर को यहाँ से। ये 3600 क्या है, ये आउटपुट्स है, ये क्या है आपका आउटपुट, जो डिफरेंट स्टेज पे आउटपुट आया हुई है। और ये 2600 क्या है, ये आया इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड आउटपुट का जो डिफरेंस है वही क्या होता है, वैल्यू एडेड होता है। वही क्या होता है, वैल्यू एडेड होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ, वैल्यू एडेड क्या होता है, होता है आउटपुट, अब माइनस क्या करेंगे, माइनस इंटरमीडिएट, INT मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। भाई मैं इतना जान लगा रहा हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं, मुझे पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ इस स्टेज पे आप ढंग से समझ जाएंगे ना, कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बात समझ लो। इसलिए यहाँ समझो इस बात को। मुझे याद है कि मैंने पिछली क्लास में ये फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करी थी और दिमाग क्या का दही बन गया था, आप याद कीजिए। यहाँ समझाने की कोशिश की थी मैंने आपको, और क्या बन गया था, दिमाग का दही बन गया था। आज मैंने फिर से आपको रिपीट कर दिया है। मुझे लगता है कि अब जा करके आप ये बात समझ चुके हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वेरी गुड, यहीं पर समझ लीजिए वैल्यू आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, आउटपुट कितना हो सकता है सर, जितना हमने सेल्स किया है प्लस चेंज इन स्टॉक, जो स्टॉक में बच गया है वो हमारा होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। भाई कितनी आउटपुट हुई है, कितनी फैक्ट्री से माल तैयार हुआ है, नहीं पता है ना, कितना सेल्स हुआ है, उसमें क्या करो, स्टॉक को प्लस कर दो, हो गया आउटपुट। चेंज इन स्टॉक क्या होता है सर, चेंज इन स्टॉक क्या होता है सर, चेंज इन स्टॉक क्या होता है सर, कहो सर इतनी बार क्यों बोल रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं फॉर्मूला में क्या हो जाएंगे, इस्तेमाल होंगे। ये सब कहीं ना कहीं फॉर्मूला में क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। मज़ा आएगा, बहुत मज़ेदार ढंग से इस्तेमाल होंगे, मज़ा आएगा। यस सर, यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने एक बातें आपसे और भी कही थी कि जब आप वैल्यू एडेड को प्लस करते हो, याद करो, जब वैल्यू एडेड को आप प्लस करते हो, समेसन करते हो आई से लेकर एन तक, आई मतलब होता है गुड 1 से लेकर गुड एन तक, प्लस करते हो तो ये क्या निकलता है, ये निकलता है जीडीपी एमपी। आपको कसम है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, मैंने पिछले क्लासेस में ये बात पढ़ा रखी है आपको, इससे जीडीपी एमपी निकलता है। जीडीपी एमपी क्यों निकलता है ये भी बताया था, क्योंकि गुड्स अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, और जब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है तब तक उसमें टैक्स ऐड हो चुका होता है। जब गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है उसमें टैक्स ऐड हो चुका होता है, इसलिए वैल्यू एडेड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी निकलता है। अब जीडीपी एमपी को चाहो किसी में भी कन्वर्ट कर दो, माइनस क्या कर दो भाई, इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तो क्या बन जाएगा ये एनडीपी एमपी। इसमें से क्या कर दो, प्लस कर दो एनएफआईए, तो ये क्या बन जाएगा एनएनपी एमपी एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर, आई डोंट वांट डिस्कस हियर अगेन, अंडरस्टैंड ना। जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो इसके बारे में बात करेंगे। यस सर, अब देखिए अभी तक हम लोग अपने टॉपिक्स में वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहे थे। वैल्यू एडेड मेथड में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे। लेकिन उस प्रिकॉशंस को समझाने से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं उन सारे प्रोडक्शंस को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, 3 सेक्टर्स में, कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का मौका मिला होगा ये 3 सेक्टर्स। एक क्या होता है सर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर्स, दूसरा क्या सेकेंडरी सेक्टर्स, और तीसरा क्या टर्सरी सेक्टर्स। लिखिए प्राइमरी सेक्टर्स, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं सारे को एक प्राइमरी सेक्टर से बांटा गया,
दूसरा क्या, सेकेंडरी सेक्टर्स, और तीसरा क्या, टर्सरी सेक्टर्स। अब आपको जानना जरूरी कि प्राइमरी सेक्टर्स में क्या आते हैं। इसमें आते हैं एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपके यहाँ हो रहा है वो प्राइमरी सेक्टर्स में हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या आते हैं, सारे इंडस्ट्रीज, और टर्सरी सेक्टर में क्या आते हैं, सारे सर्विस सेक्टर्स, सारे सर्विसेज, सर्विस सेक्टर से ये सर्विसेज, सारे सर्विसेज में आते हैं। आप आंख बंद करके सोचो, क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है। किसान मैन्युफैक्चरिंग करता है अपने खेत में जाकर के, प्राइमरी सेक्टर्स हो गया। जो बिजनेसमैन है इंडस्ट्री में काम करता है, सेकेंडरी सेक्टर्स हो गया। और जो बैंकिंग वैंकिंग है, हॉस्पिटल्स, ये सब किस में आ गए, ये टर्सरी सेक्टर्स में आ गए, सर्विसेज सेक्टर्स में आ गए। अब ये सारे सेक्टर्स में क्या होंगे, ये हर जगह क्या होंगे, हर जगह यही होगा, हर जगह वैल्यू एडेड होगा। यहाँ भी क्या होगा, वैल्यू एडेड होगा। यहाँ भी क्या होगा, वैल्यू एडेड होगा। कैसे सर, हर सेक्टर में क्या होगा, हर सेक्टर में आउटपुट होगा और माइनस क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। हर सेक्टर में आउटपुट होगा माइनस इंटरमीडिएट होगा, आउटपुट होगा माइनस इंटरमीडिएट होगा, हर सेक्टर में। और ये सारे वैल्यू एडेड को प्लस कर दो तो यही निकलता है जीडीपी एमपी। क्या बात है सर, सारे सेक्टर्स के प्रोडक्शंस को ऐड कर दो, उसमें से इंटरमीडिएट को माइनस कर दो तो आ गया क्या, आपको जीडीपी एमपी आ गया। क्या बात है जी। आइए अब टॉपिक लिखिए, अब टॉपिक लिखिए बच्चों। टॉपिक है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रिकॉशंस आप ध्यान नहीं दोगे ना तो बहुत जगह मिस्टेक्स कर जाओगे, बहुत जगह मिस्टेक्स कर जाओगे। तो लिखिए प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। एक बात बताऊं मैं आपको, मैं बोलता बड़ा फास्ट हूं लेकिन मैं इतनी बार रिपीट करता हूं कि आपको कई बार सुनने का मौका मिल जाता है। आपको लगता है कुछ लिखना है मुझे, वीडियो को पॉज कर दीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, फिर खोलिए, फिर आगे बढ़ जाइए। लेकिन मुझे आप स्लो मत करवाइए, मैं स्लो हो जाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लिखिए जी, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडेड मेथड, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन रखिए, देखते जाइए, मैं कुछ कुछ पॉइंट बना के लिखता भी जाता हूं, आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। वैल्यू ऑफ सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड। इज नॉट, ये कोई नई बात है, जानते नहीं चीज को, कल भी बताया था। नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और जीडीपी, सेकेंड हैंड गुड्स को वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं करते हैं। मान लीजिए मेरा घर है, ये बना हुआ ऑलरेडी, अगर मैं इसको कल बेचता हूँ तो ये ऑलरेडी बना हुआ गुड्स है ना, इसको बेचने पे कोई भी जीडीपी का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कोई भी जीडीपी इंक्रीज नहीं करेगा। जब कोई नया घर बनता है तो उसके साथ बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं। क्या क्या लगते हैं सर, देख लो, बहुत सारे नॉन फैक्टर कॉस्ट लगते हैं, जैसे सीमेंट लगते हैं, ब्रिक्स लगते हैं, सब लगते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर कॉस्ट भी लगते हैं, सबको नौकरियां मिलती है, सब इन्वॉल्व होता है, तो उससे क्या होता है, उससे जीडीपी बढ़ता है। लेकिन जब घर एक बार बन गया तो अब क्या बढ़ेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं अपना घर बेचता हूँ तो घर बेचते वक्त या जो बंदा घर खरीदता है, घर खरीदते वक्त दोनों बंदों को कमीशन देना पड़ता है। किसको, प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन देना पड़ता है। मैं भी कमीशन दूंगा, वो भी कमीशन देगा। तो प्रॉपर्टी डीलर के पॉकेट में जो कमीशन गया है ना, वो न्यू इनकम है, वो नया जनरेशन है, नई न्यू सर्विसेज है, अल्टीमेटली वो जीडीपी में ऐड होगा। पूरा घर का कॉस्ट या सेल या परचेज तो ऐड नहीं होगा, लेकिन घर के बेचने की वजह से अगर कोई सर्विसेज लिया है मैंने और किसी ने दिया है मुझे, उससे अगर इनकम जनरेट हुआ है तो वो इनकम जीडीपी में ऐड होगा। आप लॉजिक समझ गए ना, क्यों ऐड होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर तो जब भी घर बिकेगा, जब भी घर परचेज होगा, सेल होगा, तो वो कमीशन अपना लेगा ही लेगा। तो वो सर्विसेज जो है हर साल न्यू है,
हर साल करेंट है और वो नॉमिनल नेचर का है, हर साल होता है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, जीडीपी में इंक्लूड होगा। ये बातें ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बस सेकंड पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ मैं आपको। कमीशन अर्नड ऑन सेल और परचेज ऑफ second hand goods will be added to the GDP। जीडीपी में क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। वेरी गुड। आइए थर्ड की बात करते हैं। आई एम सॉरी, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है सर, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। हेडिंग लिखता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको। ओन अकाउंट प्रोडक्शन of goods of the producing unit। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, देखो इसका मतलब क्या हुआ है, मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब, देखो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। या ऑन नहीं है, ऑन ओन अपना। मारुति वाला कार बनाता है, मार्केट में बेचता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मारुति अपने कंपनी को चलाने के लिए भी कार का यूज़ करता होगा, नहीं करता होगा बताओ? तो क्या वो होंडे की कार परचेज करेगा? कैसी बात करते हो? जो कंपनी खुद कार बनाता है वो अपने फैक्ट्री के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने मूवमेंट्स के लिए अगर कार का इस्तेमाल करेगा तो मारुति का ही करेगा। तो उसने, मारुति ने क्या किया, मार्केट में बेचने के लिए भी कार बनाया और अपने यूसेज के लिए भी कार बनाया। तो जो अपने यूसेज, जो सुनो 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 ना, ठीक है बच्चे, तो अल्टीमेटली क्या बात हो गई कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है वो अपने यूज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए क्या करती है, भी गाड़ी बनाती है। तो उस गाड़ी को क्या जीडीपी में रखेंगे हम? ऑफ कोर्स रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि जब मारुति वालों ने गाड़ी बना रही थी तो वो गाड़ी कस्टमर के लिए बना रहा था और अपने लिए बना रहा था। उनको क्या पता था कहाँ यूज़ होने वाला है, गाड़ी बन रही थी तो बन रही थी, चाहे वो खुद यूज़ करे कि मार्केट में बेचे, अल्टीमेटली वो जीडीपी ग्रो हो ही रहा है तो इंक्लूड होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए आप छोले भटूरे की दुकान चलाते हैं। चलिए आपको गाड़ी की बात समझ में नहीं आती है क्योंकि आपको समझ में क्या आएगी, छोले भटूरे दुकान। मैं छोले भटूरे समझाता हूँ। मान लीजिए छोले भटूरे दुकान आप चलाते हैं, आपको क्या करना है ना, छोले भटूरे दुकान अपने स्टाफ लोगों को भी खिलाना है। तो क्या करोगे, अपने स्टाफ के लिए बगल वाली दुकान से छोले भटूरे खरीद के लाओगे? जल्दी बताओ। आपके छोले भटूरे की दुकान है, आप कस्टमर को बेचते हो और आपके अपने कस्टमर भी, सॉरी अपने स्टाफ भी खाते हैं उसको। मैंने आपने प्रॉमिस कर रखा है कि छोले भटूरे आपको अपनी दुकान से खाना है, हम देंगे आपको नाश्ता खाने के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे, बगल से ऑर्डर दोगे? क्या नहीं दोगे, अपने यहाँ के छोले भटूरे उसको खिलाओगे। तो जो छोले भटूरे आपने कस्टमर के लिए बनाया वो भी जीडीपी में प्लस होगा, और जो छोले भटूरे आपने अपने स्टाफ को खिलाया, खुद खाया, वो भी क्या होगा, प्लस होगा, जीडीपी में प्लस होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसी दुकान में बन रहा है सब कुछ। मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। और भी एग्जाम्पल चाहते तो आप दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है जी, आइए फोर्थ पे, फोर्थ पॉइंट पे आइए, फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ध्यान दीजिएगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक बात बताओ, फार्मर वीट बनाते हैं, राइस उगाते हैं, सब मार्केट में जाता है, हम लोग खरीदते हैं और खाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि फार्मर जो खुद वीट खाते हैं और राइस खाते हैं वो कहाँ से लाते हैं? खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद उगाते हैं। तो जो फार्मर्स ने अपने लिए वीट एंड राइस उगाया है उसकी जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, मतलब उसकी जो वैल्यूएशन होगी, वो वैल्यूएशन भी क्या माना जाएगा? दैट इज ऑल्सो टेकन एज व्हाट, पार्ट ऑफ जीडीपी, टेकन एज पार्ट ऑफ जीडीपी। जो फार्मर्स ने उगाया और मार्केट में बेचा वो तो जीडीपी का पार्ट है ही है। जो फार्मर्स ने खुद के लिए उगाया, खुद खा लिया, वो भी पार्ट ऑफ क्या है, जीडीपी है। वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट पे आइए, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये बात अभी कुछ देर पहले हो गया है,
value of intermediate goods never taken as the part of GDP. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नेवर टेकन एज द पार्ट ऑफ जीडीपी. ये बातें तो अभी जस्ट कुछ देर पहले आपसे हुई है. इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी का पार्ट कैसे मान सकते हैं? वो तो अभी प्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजर रहा है, उसको भी हम नहीं मान सकते भाई, नहीं मान सकते, सीधी सी बात. ये बात अभी कुछ देर पहले बताया है, इसमें अब और टाइम नहीं लगा सकते. इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस. इम्प्यूटेड रेंट on the owner occupied house is taken as what? Is taken as the part of GDP. क्या मतलब है इसका सर? मान लो कि मैं अपने ही घर में बिजनेस कर रहा हूं, मेरे अपने घर है तो मुझे रेंट किसी को देना नहीं पड़ रहा है. लेकिन अगर मैं किसी को देता तो क्या होता है? रेंट मिलता मुझे. अगर मैं अपने घर में फैक्ट्री नहीं चलाता, मैं किसी को रेंट पे देता तो मुझे रेंट मिलता. मुझे अब रेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अपने घर से फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मैं रेंट का नुकसान कर रहा हूँ. वो रेंट की जो इम्प्यूटेड वैल्यू है, जो उसकी वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन पार्ट ऑफ जीडीपी होगी. कहो सर वैल्यूएशन कैसे करोगे? ऐसे करेंगे. मान लो मैं अपने घर में बिजनेस चलाता हूँ, मैं एक बार दिमाग लगाऊंगा कि मैं अगर अपने घर में बिजनेस नहीं चलाता और इस घर को किसी को किराए पे देता तो मुझे कितना किराया मिलता? 50,000 पर मंथ मान लो. तो ये 50,000 पर मंथ क्या हो गया? तो पार्ट ऑफ जीडीपी हो गया. इसको इम्प्यूटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्चुअल मायने में रेंट मुझे मिला नहीं है, मैं अपने ही घर से काम कर रहा हूं, तो मेरे घर की जो रेंटल वैल्यू है, दैट रेंटल वैल्यू इज द पार्ट ऑफ जीडीपी. मुझे पूरा विश्वास है, समझ गए आप? आइए जी, जो मेरे घर की इम्प्यूटेड वैल्यू है, जो मेरे घर का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो आप, उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो क्या होगा? इसका हमारा पार्ट ऑफ जीडीपी होगा. नेक्स्ट देखिए, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट, ये बड़ा दुखद बात है ये जो मैं समझाने जा रहा हूं. आप not considered as the part of GDP. As the part of GDP. Not considered as the part of GDP. क्या मतलब इसका सर हुआ? देखो, तुम्हारे घर में खाना बनता है, मेरे घर में खाना बनता है, खाना बनाने वाले कोई लोग हैं जो बनाते होंगे. मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आजकल लेडीज़ ही खाना बनाती है, ऐसा कहूँगा तो फिर लड़ाई झंझट हो जाएगा. लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी 90% केसेस में जो हाउस वाइफ्स होती है वही खाना बनाती है, या खाना बनवाती है, देखभाल करती है, जो भी करती है. काफ़ी मेहनत करती है, पूरा घर को संभालती है, पूरा परिवार को संभालती है, सारे बाल बच्चों को देखभाल करती है, सबके करियर में कंट्रीब्यूट करती है. एक शब्द कभी कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन सारे गम खा जाती है, लेकिन दूसरों को खुशियाँ बांटती है. लेकिन उनके इस सेक्रीफाइस का कोई वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता है, और किसी की मजाल भी नहीं है कि कोई उसका वैल्यूएशन कर भी सके, क्योंकि वो काफ़ी क्या है, उसकी कोई वैल्यूएशन हो ही नहीं सकती है, उसकी वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है. बात समझ गए? इनक्रेडिबल है, उसका कोई तुलना नहीं, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, इसलिए उसको जीडीपी का पार्ट नहीं माना गया है. हमारे आपके घर में जो हमारे मदर या हमारे फादर या जो भी कंट्रीब्यूट करके हमें खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको दैट इज़ बेस्ट सर्विस वन कैन डू फॉर द सोसाइटी, बट दैट इज़ नॉट गोना इंक्लूड व्हाट इन द पार्ट ऑफ जीडीपी. उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है. ठीक है बच्चे, तो ये मैंने 5-7 पॉइंट जो बताए, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ज़िंदगी भर समझने के लिए, और साथ साथ आपके एग्ज़ाम में भी आने के लिए, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए, और साथ साथ एग्जाम में भी आने के लिए. सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड, नो. कमीशन अर्नड ऑन सेकेंड हैंड, यस. ओन अकाउंट प्रोडक्शन, यस. प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यस. इंटरमीडिएट गुड्स, नो. इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओन हाउस, यस. सेल्फ सर्विस, नो. इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको. फिर से बोल दूं, सेकेंड हैंड गुड सेल परचेज, नो.
Commission on second hand goods, yes. Own account productions, yes. Production for self consumption, yes. Intermediate, no. Imputed rent, yet. Self service, no. Yes मतलब पार्ट ऑफ जीडीपी, नो मतलब नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी। ये इतनी सारी बात हुई है। अब यहाँ बात आती है प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है बच्चों, तो आज इतना तक रहने देते हैं। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग एंड द वेज टू अवॉइड इट, कुछ न्यूमेरिकल्स एंड इनकम मेथड्स, ये सब सिखाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।